वेनसूसी का एक्सीडेंट हो जाता है। वहाँ पर चियू का डेस्टिनी राइटिंग पेन आ जाता है और सभी के लिए समय वहीं पर रुक जाता है। फिर चियू वेनसूसी के पास आ जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि क्यूरेटर ने इस बार चियू को बताया है कि वेनसूसी ही जीवान है। फिर चियू अपने पावर से समय को पीछे करने लगता है और सारी चीज़ें रिवर्स चलने लगती हैं। बट चियू का अभी पनिशमेंट पीरियड ख़त्म नहीं हुआ था और फिर भी वह धरती पर आ गया था और अपने पावर्स को यूज़ कर रहा था, इसलिए उसके पावर्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगे थे। इसीलिए समय दोबारा से चलने लगता है। तो चियू जैसे तैसे वेनसूसी को बचा ही लेता है, बट वेनसूसी नीचे गिर जाती है जिसकी वजह से उसे थोड़ी सी चोट लग जाती है। फिर वेनसूसी को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं और चियू बहुत ज़्यादा सैड होता है। और जैसे ही इन दोनों के फोरहेड टचते हैं, चियू को एक और व्यू नज़र आता है जहाँ पर वह लीहांसू का एक्सीडेंट होते हुए देखता है। और इधर लीहांसू भी उसी छोटी लड़की के साथ होता है। और जब वो दोनों जा रहे होते हैं, वो दोनों चिननिंग को देखते हैं और फिर वो दोनों भी उसका पीछा करने लगते हैं। जैसे ही वेनसूसी को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, तभी वहां पर तांगमो भी आ जाता है और वह चियू को वहां से बाहर जाते हुए देख लेता है। चियू हॉस्पिटल से बाहर जाने के बाद लीहांसू को कॉल करता है और पूछता है कि वो कहां पर है। तो लीहांसू उसे बता देता है कि वह चिननिंग का पीछा कर रहा है और वो जहाँ पर है वो एड्रेस भी बता देता है। तो चियू जल्दी से दौड़ कर जाता है और फ्लाईओवर के ऊपर से कूदते हुए लीहांसू की गाड़ी को रोक देता है और आगे चिननिंग की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। और इधर हॉस्पिटल में हम वेनसूसी को देखते हैं जो कि अभी बेहोश होती है और उसके पास में तांगमो बैठा होता है। डॉक्टर ने उनसे कहा होता है कि वेनसूसी की इंजरीज बहुत ही ज़्यादा माइनर है। फिर भी उसकी सेक्रेटरी रो रही होती है कि अगर वेनसूसी कभी नहीं उठी तो क्या होगा। बट तांगमो उससे बोलता है कि अगर वेनसूसी कभी नहीं उठी तो भी वह उसका अच्छे से ख्याल रखेगा। फिर वहाँ पर लीहांसू आ जाता है। फिर वह थोड़ा सा रोना धोना वाला ड्रामा करता है। उसके बाद वह सभी को बताता है कि चिननिंग मर चुका है एक्सीडेंट में। बट यहाँ पर तांगमो डिसाइड करता है कि अभी वेनसूसी की हालत अच्छी नहीं है, इसीलिए ये लोग इस बात को वेनसूसी से छुपाएंगे। जब वह ठीक हो जाएगी तब उसे बताएंगे। आगे हम चियू को वेनसूसी के पास बैठे हुए देखते हैं। जब चियू बाहर आता है तो वह तांगमो से मिलता है। चियू तांगमो से बोलता है कि चिननिंग अकेले ही वेनसूसी की मूवी को लीक नहीं कर सकता, उसके पीछे कोई ना कोई ज़रूर होगा जिसका वह पता लगा ही लेगा। फिर जब तांगमो वहाँ से जा रहा होता है, उसके पास एक नंबर से कॉल आता है। यह कॉल चियू ही कर रहा था उस चिननिंग के मोबाइल से। जब उसका एक्सीडेंट हुआ था, चियू उसके मोबाइल को उठाकर लेके आ गया था और उसके मोबाइल में जो भी लास्ट डायल नंबर था उसी पर चियू कॉल करके पता कर रहा था कि वह किसका है और वह नंबर तांगमो का था। आगे तांगमो वेनसूसी का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। आगे जब वेनसूसी को दोबारा से होश आता है, यह देखती है उसकी सेक्रेटरी दोबारा से रोना धोना चालू कर देती है। कि उन दो जूनियर गॉड्स के पास जाता है और सारी बातें उन्हें बताता है। तो वो दोनों बोलते हैं कि अच्छा हुआ उसे जल्दी पता चल गया कि वेनसूसी ही जीवान है, अब उसे अच्छे से प्रोटेक्ट करना चाहिए। और इस इंसिडेंट के बाद उसकी एनर्जी ने उसके आसपास के सभी लोगों को इफेक्ट किया होगा, इसलिए चियू को उसके आसपास के सभी लोगों पर अच्छे से नज़र रखनी चाहिए। आगे वेनसूसी एक इंटरव्यू के थ्रू सभी को यह बताना चाह रही थी कि उस मूवी को चिननिंग ने लीक किया था और वह जल्दी ही चिननिंग को पकड़कर सारी बातें क्लियर कर देगी। बट वहाँ पर सुमिंग भी आ जाती है और वह वेनसूसी के पास जाकर उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स देती है। यह वही डॉक्यूमेंट्स थे जब वेनसूसी और चियू लड़ाई कर रहे थे मोबाइल पर, तभी वहाँ पर चिननिंग कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आया था और वेनसूसी उन पर साइन कर दी थी। उसके बाद सुमिंग उसे यह भी बताती है कि चिननिंग अब मर चुका है, इसलिए मूवी के लीक होने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब वेनसूसी की है। तो इसके बाद वेनसूसी इंटरव्यू देती है और इंटरव्यू में यह बताती है कि अब वह कंपनी से रिज़ाइन कर रही है। आगे वेनसूसी के पास कंपनी की एक एम्प्लॉई आती है और उसे बताती है कि वेनसूसी ने अब रिज़ाइन कर दिया है, इसलिए कंपनी ने उसे कंपनसेट करने के लिए सिर्फ 1 महीने का टाइम दिया है। उसका बॉस उसे बोल रहा होता है कि एज ए कंपनी का सीईओ तांगमो को कंपनी के बारे में सोचना चाहिए, उसे वेनसूसी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि वह कंपनी के फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं होगा। आगे सुमिंग तांगमो से मिलती है और उसे वेनसूसी के सिग्नेचर वाले पेपर्स देती है। जब वह पूछता है कि उसे ये पेपर्स कहाँ से मिले, तो वह बताती है कि उसे ये पेपर्स चिननिंग के पेरेंट्स के पास से मिले। और फिर वह उसे यह भी बताती है कि चिननिंग के मरने के बाद उसके पेरेंट्स के पास बहुत ज़्यादा पैसे आ गए हैं अचानक से। यह बहुत ही स्ट्रेंज बात है। कंपनी के बॉस का सेक्रेटरी वेनसूसी के पास फ्रूट्स लेकर आता है और उसे बताता है कि इस कंपनी का बॉस काम से बाहर गया है,
उसके पास वेंसुसी से मिलने के लिए टाइम नहीं है, इसलिए वह फ्रूट्स लेकर उसके पास आया है। और फिर थोड़ी देर बाद जब वेंसुसी बाहर आती है तो वह कंपनी के बॉस को बाहर देख लेती है और फिर वह भी वेंसुसी को देखता है और वहाँ से चला जाता है। यह सब देखकर वेंसुसी की सेक्रेटरी को बहुत ज़्यादा रोना आता है और फिर से वह रोने के लिए वहाँ से चली जाती है और बेचारी वेंसुसी अकेले ही वहाँ पर सैड होकर बैठी रहती है। जैसे ही डुला को पता चलता है कि वेंसुसी का एक्सीडेंट हो गया है तो वह तुरंत ही हॉस्पिटल आ जाती है। फिर वह वहाँ पर लिहांसू से मिलती है और वो दोनों बैठकर वेंसुसी के मेडिकल कंडीशन के बारे में बातें करते हैं। उसके बाद लिहांसू उससे बोलता है कि वेंसुसी अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है बट वह किसी से भी हेल्प नहीं मांगेगी, इसलिए डुला से हो पाए तो वह खुद से ही वेंसुसी का हेल्प कर दे। तभी वहाँ पर वेंसुसी का फादर आ जाता है और वह बहुत ही गजब अंदाज में लिहांसू से मिलता है। फिर वह उसे झेला रहा होता है। फिर वहाँ पर उसे डुला नजर आती है। फिर वह जाकर डुला के साथ फ्लर्ट करने लगता है तो डुला जैसे तैसे अपनी जान छुड़ाकर वहाँ से जाने लगती है। फिर वह लिहांसू से तो अभी तो मैं जवान हूँ वाले बातें करने लगता है। जब डुला वहाँ से जा रही होती है तो चियू भी वहीं से गुजर रहा होता है बट वह डुला को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। तो डुला उसे रोक कर बोलती है कि वह जानबूझकर ऐसी एक्टिंग कर रहा है कि वह डुला को बिल्कुल भी नहीं जानता। बट डुला और वो दोनों ही एक ही लिफ्ट में गए थे बट डुला को तो वह बिल्कुल भी याद नहीं है। तो यह सुनकर चियू वहाँ से चुपचाप जा रहा होता है तो बट डुला उसे फिर से रोक लेती है और बोलती है कि वह डुला को इम्प्रेस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा है बट डुला उससे बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होगी। तो चियू उससे सॉरी बोलता है कि उसे ऐसा लगा होगा। वह फिर से जाने लगता है तो डुला उसे फिर से रोक लेती है। तो चियू बोलता है कि उसे अब क्या चाहिए। तो डुला बोलती है कि उसका नाम डुला है। तो चियू बोलता है कि वह उसकी क्या हेल्प कर सकता है। तो डुला बोलती है कि क्या वह उसका फ्रेंड बनेगा। तो तभी वहाँ पर वेंसुसी भी आ जाती है और वह उन दोनों को ऐसे देख लेती है। फिर चियू भी वेंसुसी को देख लेता है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर चियू दौड़कर वेंसुसी के पास चला जाता है तो वेंसुसी उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ है। ये सब देखकर डुला को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। चियू वेंसुसी को बोलता है कि वह 30 की होने वाली है। इस पर वेंसुसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वह उस पर बरस पड़ती है कि वह 30 की होने वाली है तो इससे क्या हुआ, उसका एज तो सिर्फ नंबर में बढ़ रहा है, वह अभी बिल्कुल भी बुढ़ी नहीं हो रही है। बट चियू उससे बोलता है कि वह बिल्कुल भी फिक्र ना करे, उसकी प्रोटेक्शन की गारंटी चियू देता है। बट वेंसुसी उससे बोलती है कि चियू उसे ऐसे टच ना करे और वो वहाँ से जा रही होती है। तो चियू पूछता है कि वो कहाँ पर जा रही है। तो वह बोलती है कि उसे वॉशरूम जाना है तो वो वॉशरूम जा रही है। बट चियू बोलता है कि वह लेकर जाएगा उसे। ये सुन के तो वेंसुसी को शॉक लग जाता है। वह सोचने लगती है ये क्या सच में पागल है। और फिर चियू सोच रहा होता है काश ये रास्ता कभी खत्म ना हो। फिर आगे वेंसुसी चियू से पूछती है कि वो दोनों तो इतने अच्छे फ्रेंड भी नहीं है बट चियू उसकी हेल्प क्यों कर रहा है। तो चियू बोलता है कि अभी वेंसुसी प्रॉब्लम में है इसीलिए वह उसकी हेल्प कर रहा है। बट वेंसुसी उससे बोलती है कि वह उसके साथ इतना अच्छा कब से बन गया, वह तो हमेशा से ही वेंसुसी को लिहांसू से दूर करने की कोशिश करता था। बट तभी वहाँ पर तांगमो आ जाता है और पूछता है कि वो दोनों यहाँ पर क्या बातें कर रहे हैं। तो वेंसुसी चुपचाप वहाँ से वॉशरूम में चली जाती है। फिर तांगमो चियू से पूछता है कि वह दोबारा से यहाँ पर क्या कर रहा है। तो चियू बोलता है कि वह तो वेंसुसी को कंपनी देने के लिए आया है। बट तांगमो बोलता है कि वेंसुसी को कंपनी देने के लिए तांगमो है इसलिए चियू वहाँ से दूर चला जाए। बट चियू बोलता है कि वह यह बोले कि वहाँ से नहीं जाएगा तो तांगमो क्या कर लेगा। फिर तांगमो वेंसुसी को व्हीलचेयर पर बैठाकर लिफ्ट में लेकर चले जाता है बट चियू को लिफ्ट में जाने ही नहीं देता। तो चियू सीढ़ियों से दौड़ते हुए ऊपर पहुंच जाता है और फिर वह वेंसुसी को वहां से उठाता है और उसके रूम पर ले जाकर उसके बेड पर रखता है जहां पर उसके डैड भी बैठे होते हैं। वेंसुसी के डैड तो दो हैंडसम दामाद को देखकर खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो जाकर उन दोनों को झिलाने लगते हैं। वेंसुसी अपने फादर को ऐसे देखकर शॉक में चली जाती है। इधर वेंसुसी की सेक्रेटरी दोबारा से रोना चालू कर देती है कि वेंसुसी उसे मिल नहीं रही थी। उसका रोना धोना कंटिन्यू रहता है। तो वेंसुसी के फादर उसके पास जाते हैं और उसे रोने के लिए अपना कंधा देते हैं। फिर वह उससे चिपक कर रोने लगती है। तो वेंसुसी और ज़्यादा शौक में चले जाती है कि यहाँ हो क्या रहा है। इधर चियू समझ जाता है कि ये सब कुछ वेंसुसी की एनर्जी की वजह से ही हुआ है, उसके आसपास के लोग उससे इफेक्टेड हैं। फिर चियू अपने पावर्स के थ्रू वेंसुसी की सेक्रेटरी को ठीक कर देता है और फिर वह नॉर्मल हो जाती है।
बाहर आने के बाद तांगमो उन सभी को बोलता है कि वह वेनसूसी के सिक्योरिटी के लिए एक गार्ड को वेनसूसी के रूम के सामने रखेगा और कोई भी तांगमो की परमिशन के बिना वेनसूसी से नहीं मिल सकते। उसे चियू पर बहुत ज़्यादा डाउट है और आगे से वह चियू पर नज़र रखेगा। बट चियू बोलता है क्या तांगमो उसे वेनसूसी से मिलने से रोक सकता है क्या? तो तांगमो बोलता है एक बार वह मिलने की ट्राई करके देख ले, उसे अपने आप पता चल जाएगा। फिर तांगमो वेनसूसी की सेक्रेटरी से पूछता है कि वेनसूसी कंपनी को कंपनसेट करने के लिए क्या सच में उसका घर बेचने वाली है। तो सेक्रेटरी सब कुछ सच सच बता देती है। तो तांगमो बोलता है कि वह बिल्कुल भी फिक्र ना करे, वह वेनसूसी को होमलेस नहीं देख सकता। तांगमो के जाने के बाद चियू लिहानसू से पूछता है कि तांगमो के कहने का क्या मतलब था। तो लिहानसू उसे बताता है कि तांगमो के कहने का मतलब है कि तांगमो अब वेनसूसी के घर को खरीदेगा। जब वेनसूसी की सेक्रेटरी उसका सामान लेने के लिए कंपनी में जाती है तो उसे वहां पर सुमिंग मिल जाती है। वह उसे अपनी टीम में आकर काम करने का ऑफर देती है बट वह उसे मना कर देती है। तो सुमिंग उसका बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर देती है। फिर इधर हॉस्पिटल में जब वेनसूसी के रूम पे एक नर्स उसको देखने के लिए आती है तो वेनसूसी के फादर उसके साथ बिल फाइट करने लग जाते हैं। तो यह सब देखकर वेनसूसी उसके फादर से बोलती है कि उन्हें क्या हो गया है, वो पहले से ऐसे तो नहीं थे, अब वो ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं। सारी बातें बाहर से चियू सुन रहा होता है और वह समझ जाता है कि वेनसूसी की एनर्जी का इफेक्ट उसके फादर पर भी हुआ है, इसीलिए वो ऐसे हो गए हैं। तभी वहाँ पर एक नर्स अंदर जाती है और वह जब बाहर आती है तो उसके पीछे पीछे वेनसूसी के फादर भी आ जाते हैं और फिर वह उसे फ्लर्ट करने लगते हैं। तो चियू तभी अपना मैजिक यूज़ करता है और वेनसूसी के फादर को नॉर्मल कर देता है। वेनसूसी की सेक्रेटरी उसे बताती है कि उसने कंपनी के जॉब को छोड़ दिया है बट वेनसूसी उसे बताती है कि उसके फ्यूचर का खुद का कोई भरोसा नहीं है, अगर उसकी सेक्रेटरी भी उसके साथ रहेगी तो उसके फ्यूचर भी ख़राब हो जाएगा। बट उसकी सेक्रेटरी उसकी बातें बिल्कुल भी नहीं मानती। फिर वह उसे बताती है कि जल्दी ही उसके हाउस से रिलेटेड एक गुड न्यूज़ मिलने वाला है बट वह गुड न्यूज़ कौन देगा वह उसे बिल्कुल भी नहीं बताएगी। इधर हम तांगमो को देखते हैं जो कि वेनसूसी के हाउस को खरीदने आए होता है बट उसे पता चलता है कि वह हाउस तो पहले ही बिक चुका है। तांगमो उससे पूछता है कि वह हाउस किसने खरीदा है, उसे वह 5 मिलियन एक्स्ट्रा पैसे देगा और फिर वह उस हाउस को वापस ले लेगा। बट वह बोलता है कि उस बायर ने फुल पेमेंट अभी अभी किया है, उसे नहीं लगता कि वह उस हाउस को बेचना चाहेगा। और फिर इधर वेनसूसी के पास भी हाउस बिकने का मैसेज आ जाता है। फिर वह उन दोनों को भी मैसेज दिखाती है। वो दोनों यह देखकर चौंक जाते हैं कि उस हाउस को तो चियू ने खरीदा है। फिर ये लोग बातें करने लगते हैं कि चियू के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। इधर तांगमो भी ये सुनकर शॉक में रह जाता है कि इस हाउस को तो चियू ने खरीदा है। इधर हम उस जूनियर गार्ड को देखते हैं जो कि रो रहा होता है और चियू को गालियाँ दे रहा होता है क्योंकि जो चियू जिस कार्ड को यूज़ कर रहा है वह तो इसी जूनियर गार्ड का था। पर वेनसूसी चियू से मिलने के लिए आती है और वह पूछती है कि उसने उसका हाउस क्यों खरीदा है। तो वह बोलता है कि वह अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है तो वह उसकी हेल्प करने के लिए उसके हाउस को खरीदा है। तो वेनसूसी बोलती है कि इसका मतलब ये है कि मुझे 20 मिलियन युआन भी मिल जाएंगे और मैं अपने ही घर में रह भी सकती हूँ, तो तुम मेरा इतना हेल्प क्यों कर रहे हो। तो चियू बोलता है कि बस वह अभी प्रॉब्लम में है इसीलिए वह उसकी हेल्प करना चाह रहा है। बट वह उसे रोकते हुए बोल देती है कि जब तक वह यह नहीं बताएगा कि चियू कहाँ से आया है और वह कौन है तब तक का वेनसूसी उसके इस हाउस को एक्सेप्ट नहीं करेगी और वो वहाँ से चली जाती है। आगे तांगमो चियू से मिलता है और बोलता है कि वह 5 मिलियन युआन एक्स्ट्रा दे देगा चियू उस हाउस को तांगमो को बेच दे। बट चियू इस चीज़ के लिए मना कर देता है। यहाँ हमें इन दोनों की तकरार भी देखने को मिलती है। तांगमो चियू को बोलता है कि वेनसूसी की लाइफ का सबसे बड़ा खतरा तो चियू है। फिर जब तांगमो वहाँ से जा रहा होता है तो चियू चिन्निंग के फ़ोन से तांगमो को कॉल करता है बट तांगमो उस कॉल को देखकर भी आगे चला जाता है। तो फिर चियू बोलता है कि मुझे तो लगता है कि वेनसूसी की लाइफ का सबसे बड़ा खतरा तो तांगमो ही है। तांगमो उसके एक एम्प्लॉय को जिन्निंग का नंबर दिखाता है और बोलता है कि वह इस नंबर की लोकेशन को पता करे। उसके बाद वह एक गार्ड को वेनसूसी के रूम के बाहर खड़े करता है और खुद अंदर चले जाता है। तभी वहाँ पर लिहानसू भी आ जाता है। लिहानसू उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह वेनसूसी का फ्रेंड है और उसके लिए फ्रूट्स लेकर आया है बट वह गार्ड उसे अंदर जाने ही नहीं देता। और फिर लिहानसू बाहर जाता है और योयो के साथ बैठ जाता है और उससे पूछता है कि क्या तांगमो सच में वेनसूसी के घर को खरीदने वाला था। तो वह बताती है कि हाँ वो वेनसूसी के घर को खरीदने वाला था बट कोई भी नहीं सोच सकता था कि चियू उससे पहले ही घर को खरीद लेगा। क्या पता चियू भी वेनसूसी को लाइक करता होगा। वह यह सब बोलकर खुश हो रही होती है बट बेचारा लिहानसू बहुत ज़्यादा सैड हो रहा होता है।
जब तांगमो वेनसूसी के रूम से बाहर जाता है तो वो गार्ड को अच्छे से इंस्ट्रक्शन देता है कि वह चियू को बिल्कुल भी वेनसूसी के रूम में जाने ना दे। और फिर जब वो वहाँ से चला जाता है, हमारा चियू तो चियू है, वह इस तरह से वेनसूसी के रूम के अंदर चला जाता है। उस टाइम पे वेनसूसी सो रही होती है और एक डरावना सपना देख रही होती है जिसमें ज़ॉम्बी उसे दौड़ा रहा होता है। तो चियू उसके सपने में चले जाता है और उससे बोलता है कि उसे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, चियू उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आ गया है। उसके बाद वह उसे एक बहुत ही सुंदर सी जगह पर लेकर जाता है जिसे देखकर वेनसूसी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। चियू उससे बोलता है कि वेनसूसी जहाँ भी जाना चाहेगी चियू उसे ले जा सकता है। फिर वह उसे एक और बहुत ही सुंदर सी जगह पर लेकर जाता है। फिर वेनसूसी बोलती है कि उसे भी एक जगह पर जाना है, तो चियू उसे उस जगह पर लेकर जाता है। तो वेनसूसी उसे बताती है कि यह जगह फ्रांस में है और यहाँ पर हैंडमेड चॉकलेट्स मिलते हैं जो कि उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। वह बचपन से यहाँ पर आना चाहती थी बट कभी भी नहीं आ पाई। उसके बाद चियू उससे बोलता है कि वह भी वेनसूसी को एक जगह पर लेकर जाना चाहता है। फिर वह उसे उसके हाउस के सामने लेकर आ जाता है। तो वेनसूसी बोलती है कि वह उसके हाउस के सामने क्यों लेकर आया है। तो चियू उससे बोलता है कि वह चाहता है कि वेनसूसी उसके घर पर रहे। और चियू उसे उस घर की देते हुए बोलता है कि हर कोई अपने सपने में अपने थॉट्स को छुपा नहीं सकते। इस तरह से वह वेनसूसी के थॉट्स को जान सकता है कि वह इस घर में रहना चाहती है या फिर नहीं। वेनसूसी उससे कीज़ ले लेती है और चियू वहाँ से चला जाता है और वेनसूसी का सपना टूट जाता है और वह जग जाती है। वह सोचने लगती है कि यह कैसा सपना था और उसके हार्ट बीट्स भी बहुत तेज़ हो गए होते हैं। तो उसे लिहानसू की सारी बातें याद आने लगती है कि जब वो उसे पढ़ा रहा था कि जब किसी को लव होता है तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं। बट वेनसूसी खुद को तसल्ली दे रही थी कि वह अभी बीमार है, इसीलिए उसे ये सब कुछ फील हो रहा है, ये तो बस एक सपना ही था। जब चियू वेनसूसी के रूम से बाहर आता है तो वहाँ पर खड़ा गार्ड उससे पूछता है कि वो अंदर कब गया और कैसे गया। तो चियू बोल देता है कि यह तो एक सीक्रेट है। आगे हम इन दो जूनियर गार्ड्स को देखते हैं जो ये बोल के रो रहे होते हैं कि वह दोबारा से आ गया, मतलब चियू दोबारा से आ गया। चियू उनसे बोलता है कि उसे शूज़ ऑफ स्पीड चाहिए, मतलब स्पीड दौड़ने वाले शूज़ चाहिए। तो वो दोनों उसे शूज़ दे देते हैं बट उससे बोलते हैं कि उन्हें पता है कि चियू को ये शूज़ शायद वेनसूसी के किसी काम के लिए चाहिए, बट अभी के टाइम पे वह प्लेन्स को यूज़ कर सकता है तो उसे शूज़ की क्या ज़रूरत है। वेनसूसी उससे बोलती है कि मान लो दो पर्सन हैं जिनकी बिल्कुल भी नहीं बनती बट अचानक से मेन उस वुमेन के लिए बहुत अच्छा बनने लगे और उस वुमेन को भी उस मेन के सपने आने लगे, तो इसका क्या मतलब होता है। बट योयो बोलती है कि वह मेन वुमेन ये सब क्या बात कर रही है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर योयो वेनसूसी को बताती है कि जब उसका एक्सीडेंट हो गया था उसके बाद से ही तांगमो उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है। उसने सारे हॉस्पिटल के बिल्स भी दिए हैं और उसके बाहर के जो भी प्रॉब्लम्स है सब कुछ वही सुलझा रहा है। तो क्या वेनसूसी को उससे थोड़ा सा भी लव हुआ है क्या, इतू सा भी। बट वेनसूसी उसे सब्जेक्ट चेंज करने के लिए बोलती है और कुछ और बातें करने के लिए बोलती है। तो फिर योयो उससे पूछने लगती है कि वह चियू के साथ कॉन्ट्रैक्ट कब करने वाली है। वेनसूसी फिर से उससे गुस्सा करती है। आगे एक नर्स वेनसूसी के रूम पर जाती है और उसे मेडिसिन देकर वहाँ से चली जाती है। बट उसके डैड वहीं पर चुपचाप बैठे होते हैं। तो वेनसूसी उनसे पूछती है कि उन्हें क्या हो गया है, वह फिर से पुराने वाले डैड क्यों बन गए हैं। तो वेनसूसी उन्हें बताती है कि वह ठीक होने के बाद अपना खुद का कंपनी खोलने वाली है। तो वेनसूसी के डैड उससे बोलते हैं कि वह जल्दी से ठीक हो जाए और फिर अपना कंपनी खोल के बहुत अच्छे से करियर बनाए। फिर आगे जब वह जा रहा होता है तो वह वेनसूसी से बोलता है कि वह उन 3 बॉयज़ में जिसे भी अपना लाइफ पार्टनर के रूप में सेलेक्ट करेगी उसके डैड उसके डिसीजन का रेस्पेक्ट करेंगे, बट वह कोई भी डिसीजन सोच समझ कर ले। फिर वेनसूसी उनसे बोलती है कि वह जानती है कि उसके मॉम के जाने के बाद उसके डैड कभी भी मूव ऑन नहीं कर पाए, बट अभी वह बड़ी हो चुकी है, अगर उसके डैड मूव ऑन कर भी लेंगे तो उसे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। छोटी लड़की लिहानसू को रेलवे ट्रैक के पास ले जाती है और उससे पूछती है कि उसके लिखे स्टोरी का लास्ट पार्ट क्या है। बट लिहानसू उससे बोलता है कि उस स्टोरी का लास्ट पार्ट वही था, वह स्टोरी ख़त्म हो चुकी है, उसने उस स्टोरी को बहुत पहले लिखा था। वह बोलती है कि वह जानती है कि यह स्टोरी लिहानसू और वेनसूसी की थी, तो वह जानना चाहती है कि उस स्टोरी में आगे क्या हुआ। लिहानसू ने अपने
स्टोरी में लिखा है कि हीरो और हीरोइन दोनों ही बचपन से हमेशा साथ रहते थे, बट एक टाइम के बाद वो दोनों ही रेलवे क्रॉसिंग के अपोजिट साइड खड़े थे और हीरो हीरोइन से कन्फेस करना चाहता है बट वह कर नहीं पाता है। इसके बाद वह छोटी लड़की रेलवे क्रॉसिंग के पार जाकर खड़ी हो जाती है और चिल्लाकर उसे बोलती है कि वह लिहांशु को बहुत ज़्यादा लाइक करती है और उससे बोलती है कि वह उस पर कभी भी गिव अप नहीं करेगी। आगे जब लिहांशु वेंसुसी से मिलने उसके हॉस्पिटल जाता है तो वेंसुसी बोलती है कि उसने अभी अभी इस बुक को रीड करके ख़त्म किया है, यह स्टोरी बहुत अच्छी है, इसलिए लिहांशु को इस स्टोरी को कंप्लीट करना चाहिए। वह बोलती है कि वह अपनी अगली मूवी इसी स्टोरी पर बनाएगी, बट लिहांशु इसके लिए मना कर रहा होता है। फिर वेंसुसी उससे बोलती है कि इसके बहुत सारे प्लॉट्स इन दोनों के बचपन के टाइप से हैं, क्या इस स्टोरी की हीरोइन वेंसुसी है, बट लिहांशु इस चीज़ से मना कर देता है। वेंसुसी लिहांशु से चिपक कर बोलने लगती है कि इस स्टोरी का हीरो कितना अच्छा है, उसे तो इससे प्यार हो गया है। तो लिहांशु पूछता है क्या सच में हीरो इतना अच्छा लगा, तो वेंसुसी इसके तारीफ़ें करने लगती है और बोलती है कि कोई भी लड़की चाहेगी उसका बॉयफ्रेंड ऐसा ही हो। यह सुनकर लिहांशु को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है, तांगमो आ जाता है। फिर तांगमो वेंसुसी को वहाँ से डिनर करने के लिए बाहर लेकर चले जाता है। बेचारा लिहांशु बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। आगे जब ये दोनों डिनर कर रहे होते हैं तो तांगमो बोलता है कि वेंसुसी के घर को तो अब चियू ने खरीद लिया है, इसीलिए जब वेंसुसी को डिस्चार्ज मिलेगा तो तांगमो उसे अपने घर लेकर जाएगा, बट वेंसुसी उसके साथ जाने से मना कर देती है और बोलती है कि वेंसुसी को अगर उसके साथ चली जाएगी तो दुनिया वाले बोलेंगे कि वेंसुसी करियर में फेल हो गई, इसीलिए वह अपने फ़ायदे के लिए मेन को यूज़ कर रही है, वह और दुनिया के सामने एम्बेरस नहीं होना चाहती। बट तांगमो उससे बोलता है कि क्या तांगमो का साथ होना वेंसुसी को एम्बेरस फील कराता है, बट वेंसुसी इससे मना कर देती है। तो तांगमो बोलता है कि उसे तांगमो को कम से कम एक चांस देना चाहिए कि यह प्रूव कर सके कि वेंसुसी तांगमो की लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस है, तो फिर वेंसुसी कुछ भी नहीं बोल पाती। आगे चियू फ्रांस से वेंसुसी के लिए चॉकलेट्स लेकर वापस आता है और पूछता है कि वेंसुसी कहाँ पर है, तो लिहांशु गुस्से में आंसर करता है कि वेंसुसी तो तांगमो के साथ डेट पर गई है। फिर वह लिहांशु को डांटने लगता है कि वह वेंसुसी का कैसा फ्रेंड है, वह उसका केयर क्यों नहीं किया। फिर वह वेंसुसी को लेने के लिए वहाँ से चला जाता है। इधर हमें वेंसुसी को दिखाया जाता है जो गाड़ी से उतरने के बाद बहुत अच्छे से ही चल रही थी, फिर भी तांगमो उसे ज़बरदस्ती गोदी में उठाकर चलने लगता है। लिहांशु चियू को समझाने की कोशिश करता है कि वेंसुसी अपनी मर्जी से गई है, तो लिहांशु उसे कैसे रोक सकता था, बट चियू को तो सामने ये दोनों नजर आते हैं। फिर तांगमो जब वेंसुसी को लेकर आता है तो योयो वेंसुसी को व्हीलचेयर पर बैठा देती है। फिर चियू वेंसुसी से बोलता है कि उसकी तबीयत अभी ठीक नहीं है तो वो बाहर क्यों गई, बट तांगमो अभी वेंसुसी को लेकर वहाँ से जाने लगता है। रूम पे वापस आने के बाद वेंसुसी चियू के लाए चॉकलेट्स को देख रही होती है, बट तांगमो उससे उन चॉकलेट्स को ले लेता है और उससे बोलता है कि अभी उसके लिए चॉकलेट्स खाना सही नहीं है। फिर वह उससे बोलता है कि कल उसका डिस्चार्ज होने वाला है और वह कल उसे लेने आएगा। फिर जब वह बाहर जा रहा होता है तो गार्ड से बोलता है कि वह चियू को बिल्कुल भी अंदर जाने ना दे, बट हमारा चियू तो चियू है, वह अपने पावर्स के थ्रू वेंसुसी के रूम के अंदर चला ही जाता है। अंदर वेंसुसी अपने ड्रीम को याद करती है और चियू के लाए चॉकलेट्स को खाने ही वाली होती है, बट वहाँ पर चियू आ जाता है। तो वेंसुसी उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, बट चियू कुछ इस तरह से वेंसुसी को चुप कराता है ताकि बाहर बैठे हुए गार्ड को पता ना चले कि चियू अंदर आ गया है। फिर वह वेंसुसी उससे पूछती है कि चियू यहाँ क्या कर रहा है, बट चियू उससे बोलता है कि वेंसुसी को आगे से तांगमो के साथ बाहर जाना अलाउड नहीं है, बट वेंसुसी उससे बोलती है कि ये उसका बिजनेस नहीं है। तो चियू उससे पूछता है कि अगर वह अपनी आइडेंटिटी और अपने बैकग्राउंड के बारे में वेंसुसी को बता देगा तो क्या वेंसुसी उसके घर में रहने वापस चली जाएगी, बट वेंसुसी कुछ भी नहीं बोलती है। तो चियू वहाँ से चला जाता है। फिर वेंसुसी उसके पीछे पीछे दौड़ती है और बाहर आती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता है। वह गार्ड से पूछती है कि चियू कहाँ गया, बट गार्ड बोलता है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं आया है। तो वेंसुसी को लगता है कि एक्सीडेंट की वजह से उसका ब्रेन डैमेज हो गया है और उसे इल्यूजन्स होने लगे हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वेंसुसी का डिस्चार्ज हो जाता है और ये तीनों बैठकर तांगमो का वेट कर रहे होते हैं, बट लिहांशु को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। आगे हॉस्पिटल के सामने ये दो लग्जरी कार्स आकर रुकते हैं। एक कार के अंदर से ये दोनों बाहर आते हैं और दूसरे कार में हमारा डेस्टिनी मास्टर होता है। फिर ये तीनों बड़े ही टेंशन से हॉस्पिटल में चलते हैं। सारे गर्ल्स चियू को देख देख कर उस पर मर
रहे होते हैं। फिर जैसे ही योयो डोर ओपन करती है तो ये सभी लोग एक एक करके अंदर आ जाते हैं और लाइन से वेनसूसी के सामने खड़े हो जाते हैं। फैंग बोलता है कि उन्हें पता चला था कि आज वेनसूसी को डिस्चार्ज मिलने वाला है, इसीलिए ये सभी लोग उसे लेने के लिए आ गए हैं। वह खुद को यंग मास्टर चियू का बटलर बोल के इंट्रोड्यूस कराता है, बट यंग मास्टर सुनते ही ये सभी को शौक लग जाता है कि चियू कब से यंग मास्टर बन गया। फिर हमें दिखाया जाता है कि रात को चियू वापस जाके इन दोनों से बोला था कि उन्हें कुछ ऐसा करना है कि जिससे यह प्रूव हो जाए कि चियू यहाँ का अर्थ का ही पर्सन है, उसकी फेक आइडेंटिटी क्रिएट करनी है। तो फिर यहाँ पर ये जाता है और वेनसूसी से बोलता है कि वह चियू का बड़ा भाई है और उसे जबरदस्ती फ्लावर्स देता है। फिर वह उसे अपनी फैमिली के बारे में बताता है और बोलता है कि उनका गन पाउडर बनाने का बिजनेस है और वह चाइना के बाहर फॉरेन कंट्रीज में फैला हुआ है, इसीलिए चाइना में इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है और वह ग्लोब पर बड़े बड़े कंट्रीज़ को भी दिखाता है। फिर फैंग उसे बताता है कि जब ये दोनों छोटे थे एक प्लेन एक्सीडेंट में इनके मॉम डैड की डेथ हो गई थी, उसके बाद से ही सिर्फ मैनेजर्स ही इनके बिजनेस को संभालते हैं। जब इन्वेस्टिगेशन करना होता है तभी ये दोनों जाकर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। फिर वह उससे पूछती है कि चियू ऐसा क्यों है, तो वह बताता है कि चियू बचपन से ही ट्रेडिशनल स्कूल्स में गया था, इसीलिए चियू को चाइनीज़ ट्रेडिशन ज़्यादा पसंद है, वह मॉडर्न ट्रेडिशन को ज़्यादा पसंद नहीं करता है, इसीलिए वो ऐसा है। बट वह वेनसूसी की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। तो वेनसूसी बोलती है कि चियू तो लिहानसू का फ़ैन है, तो फिर वह मेरी कंपनी में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। तो यहाँ पर ये बताता है कि चियू की बहुत सारी हॉबीज़ हैं, जिसमें से एक है बुक पढ़ना, इसीलिए वह लिहानसू का फ़ैन है। और फिर वह एक्टर बनना चाहता है, इसीलिए वह वेनसूसी के पास आया है उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। और फिर यह बोलता है कि उन्होंने वेनसूसी के हाउस को भी इसीलिए ख़रीदा है कि ताकि वेनसूसी जल्दी से ठीक हो जाए और फिर अपनी नई मूवी बनाए और उसमें चियू को एज ए एक्टर कास्ट करे, और इसीलिए चियू ने उसकी हेल्प भी की थी। वेनसूसी चियू से बोलती है कि अगर वो सच में एक्टर बनना चाहता था तो उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया। तो चियू बोलता है कि वेनसूसी ने कभी पूछा नहीं, इसलिए चियू ने कभी उसे बताया भी नहीं। फिर वेनसूसी उससे बोलती है कि क्या चियू चाहता है कि वेनसूसी उसके हाउस को और उसके इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट कर ले। तो चियू हाँ बोल देता है, बट तभी वहाँ पर तांगमो आ जाता है। फिर तांगमो उनसे बोलता है कि कल तक का जिस चियू की पर्सनालिटी और उसकी आइडेंटिटी बैकग्राउंड सब कुछ मिस्टीरियस था, आज उसके अचानक से फैमिली कहाँ से आ गई, और वो उन सभी लोगों को फेक बताता है। जब तांगमो वेनसूसी को लेकर जा रहा होता है तो चियू वेनसूसी को रोकते हुए बोलता है कि उसने अब वेनसूसी को अपने बारे में सब कुछ बता दिया है, तो वेनसूसी को अब अपने घर पर रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट तांगमो फिर भी उसे वहाँ से लेकर जा रहा होता है। तो योयो वेनसूसी से बोलती है कि वह जाते टाइम अपने फेवरेट चॉकलेट्स को लेकर जाए, ये वही चॉकलेट्स हैं जो चियू लेकर आया था। बट तांगमो बोलता है कि वेनसूसी का अभी चॉकलेट्स खाना सही नहीं होगा, इसलिए वो वही चॉकलेट्स को वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। चियू ये सब देखकर सैड हो जाता है। जब चियू जाकर चॉकलेट्स के बॉक्स को चेक करता है तो वेनसूसी सारे चॉकलेट्स पहले ही खा चुकी होती है, तो चियू खुश हो जाता है। घर जाते टाइम तांगमो कार को अपने ऑफिस के सामने रुकवाता है और वेनसूसी से बोलता है कि वह उसका कार में ही वेट करे, और वह ऑफिस के अंदर चले जाता है और अपने एम्प्लॉय को डांटने लगता है कि उसने उसे चियू के बारे में पता करने के लिए कहा था, बट वह उसके बारे में अच्छे से पता क्यों नहीं किया। फिर वह उसे बोलता है कि वह पर्सनली चियू के बारे में पता करे कि उसके नाम पर कितने सारी कंपनीज़ हैं और वह कहाँ पर पढ़ा था, उसके पेरेंट्स कौन है, सब कुछ पता करें। इधर वेनसूसी सोचती है कि वह कंपनी के सामने आ ही गई है तो अपने ऑफिस से अपने पुराने सामान को लेकर जाएगी, इसीलिए वह अंदर जाने लगती है। बट ये दोनों उसे अंदर जाने से रोक देते हैं और बोलते हैं कि उसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। तभी वहाँ पर सुमिंग आ जाती है और वह वेनसूसी को ताने मारने लगती है कि अब तो वेनसूसी ने रिज़ाइन कर दिया है, जिसकी वजह से सुमिंग का काम करने का मोटिवेशन ही चला गया है, क्योंकि उसकी एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर अपना काम छोड़ चुकी है। बट वेनसूसी उससे बोलती है कि वह थोड़ा इंतज़ार करे, उसके बाद उसका कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि वह बहुत अच्छे ढंग से दोबारा से शुरुआत करने वाली है। तभी वहाँ पर तांगमो आ जाता है और वह वेनसूसी को बोलने लगता है कि उसने तो उसे कार में वेट करने के लिए कहा था, तो वो अंदर क्यों आ गई। तो वेनसूसी बोलती है कि वह अपना सामान लेने आई हैं। तो तांगमो बोलता है कि वह उसका सामान लेकर आ गया है, फिर वह उसे वहाँ से लेकर चले जाता है। इधर चियू सैड होकर बैठा
होता है और फिर वह उन दोनों गार्ड से बोलता है कि उसके माइंड में एक और आइडिया आया है। तो वो दोनों रोना चालू कर देते हैं और चियू उनसे दोबारा से पैसे मांग लेता है। बेचारे गार्ड्स, उनके तो सारे पैसे ख़त्म हो रहे हैं। इधर तांगमो भी वेनसूसी को अपने घर पर लेकर आता है और उसे एक पुरानी सी पिक दिखाकर पूछता है क्या उसे ये पिक याद है। तो वेनसूसी बोलती है कि यह पिक तब की है जब वो शुरू में उनकी कंपनी को ज्वाइन की थी। तब सारे लोग वेनसूसी को बुली करते थे, बट तांगमो उसका हर टाइम पे साथ देता था, जिसकी वजह से वो उस कंपनी में उतने टाइम तक काम कर पाई। तो फिर तांगमो उससे बोलता है कि वह आगे भी बहुत अच्छे से काम कर लेगी। फिर तांगमो उससे पूछता है कि कल उसकी मूवी की प्रीमियर डेट है, तो क्या वह वहाँ पर जाएगी। तो वेनसूसी बोलती है कि हाँ, वो जाना तो चाहती है। फिर वह बोलती है कि तांगमो को तो और भी काम होंगे, इसलिए वेनसूसी अकेले चली जाएगी। पर तांगमो बोलता है कि वेनसूसी उसकी प्रायोरिटी है, बाकी काम वह बाद में कर लेगा। फिर तांगमो उससे पूछता है कि क्या सच में वेनसूसी को आगे काम शुरू करने के लिए तांगमो की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तो वेनसूसी बोलती है कि अगर उसे तांगमो के हेल्प की ज़रूरत होगी तो वह उसे बता देगी। आगे ये दोनों रेस्टोरेंट में बैठ के डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ पर तांगमो वेनसूसी से बोलता है कि जब उसका पैर ठीक हो जाएगा तो वो दोनों साथ में ट्रैवल करेंगे। बट वेनसूसी उससे बोलती है कि अभी तक वेनसूसी की कंपनी शुरू भी नहीं हुई है और फिर तांगमो भी वेनसूसी की वजह से अपने काम को ना छोड़े। बट तांगमो उसे बीच में ही रोकते हुए बोल देता है कि अगर वेनसूसी को उसके साथ बाहर जाने के लिए रीज़न की ज़रूरत है तो तांगमो उसे एक रीज़न देगा। फिर वह एक बॉक्स निकालता है और वेनसूसी को देता है। जब वेनसूसी उसे खोलकर देखती है तो उसमें एक रिंग होता है और फिर तांगमो वेनसूसी को मैरिज के लिए प्रपोज करता है। बट तभी चियू सारी चीज़ों को फ्रीज कर देता है और वहाँ पर आ जाता है। तो वेनसूसी उससे पूछती है कि यह दोबारा से उसका सपना ही है ना। बट चियू उसे कुछ आंसर नहीं करता और उसे उठाकर वहाँ से लेकर चले जाता है और एक बहुत ही सुंदर सी जगह पर लेकर जाता है, जिसे देखकर वेनसूसी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर वह चियू से पूछती है कि यह तो वेनसूसी का सपना है, तो चियू यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर वह उससे बोलती है कि अगर वो यहाँ पर आ ही गया है तो वह उसे चॉकलेट्स नीचे ला कर दें। जब चियू जाकर चॉकलेट्स को तोड़ रहा होता है तो वेनसूसी उसे देखकर सोचने लगती है कि अगर किसी को प्यार हो जाता है तो उसे कैसे फील होता है। क्या उसे चियू से सच में प्यार हो गया है, उसका हार्ट इतना फास्ट क्यों बीट कर रहा है। फिर चियू वेनसूसी को सारे चॉकलेट्स लाकर दे देता है और वेनसूसी का सपना टूट जाता है और वह जग जाती है। और फिर वह सोचने लगती है कहीं उसे हार्ट अटैक तो नहीं आया है, उसका हार्ट इतना फास्ट क्यों बीट कर रहा है। फिर वेनसूसी किचन में पानी लेने जाती है तो तभी वहाँ पर तांगमो भी आ जाता है और फिर वह उसे डांटने लगता है कि वह अकेले किचन में क्यों आई है, उसने सर्वेंट से पानी क्यों नहीं मांगा। फिर वह उसे पानी देते हुए बोलता है कि कल वह चियू से मीटिंग फिक्स करे। तो वेनसूसी उससे पूछती है कि वह मीटिंग क्यों करना चाहता है। तो तांगमो बोलता है कि चियू के पास वेनसूसी का हाउस है, उन्हें किसी भी तरह से चियू से उस हाउस को वापस लेना है। तो वेनसूसी उससे बोलने लगती है कि अगर तांगमो उस हाउस को अभी खरीदेगा तो बाद में जब वेनसूसी को बेचेगा कहीं वह उससे एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं लेगा। बट तांगमो उसके लिए मना कर देता है। तो वेनसूसी बोलती है कि ठीक है, वह चियू से उसकी मीटिंग फिक्स कराएगी। इधर वो दो जूनियर गार्ड्स चियू को डांट रहे होते हैं कि अभी इतना अंधेरा है, इतना सुबह तो मुर्गा भी नहीं उठता है और चियू ने उन्हें उठा दिए हैं। वो चियू डेली उनके पास हेल्प के लिए आता है और वो दोनों डेली चियू का हेल्प करते हैं। बट चियू उनके उठने तक का भी वेट नहीं कर सका और उन्हें उठा दिया। बट तभी चियू के पास वेनसूसी का मैसेज आता है और वह उसे मीटिंग के लिए बुला रही होती है। आगे वेनसूसी एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाती है और उसे बोलती है कि उसे लगता है कि एक्सीडेंट के बाद उसका ब्रेन डैमेज हो गया है और फिर उसे सब कुछ बताती है और बोलती है कि वह बार बार एक ही पर्सन के सपने देखती है। वह डॉक्टर भी वेनसूसी की सारी बातें अच्छे से सुनती है और फिर उसे बोलती है कि वह बहुत टाइम से सिंगल है, उसे अब एक बॉयफ्रेंड की ज़रूरत है, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। वेनसूसी बोलती है क्या ये सच में ऐसा हो सकता है। डॉक्टर बोलती है कि हाँ। तो वेनसूसी सोचने लगती है अब ये क्या हो गया। आगे ये तीनों बैठकर मीटिंग कर रहे होते हैं तो तांगमो चियू को एक फाइल देते हुए बोलता है कि यह चाइना के सारे बिजनेसमैन की डिटेल है, बट यहाँ पर चियू का कहीं भी नामो निशान नहीं है। चियू के नाम पर कोई भी बिजनेस नहीं है, कोई भी कंपनी नहीं है, इवन कोई स्टॉक होल्डर भी चियू नाम का नहीं है। और तांगमो ने चाइना के सारे स्कूल्स में पता करवा लिया है, बट उनके यहाँ कभी भी कोई भी चियू
नाम का स्टूडेंट नहीं पढ़ता था, इवन ची सरनेम का कोई स्टूडेंट भी नहीं था। अगर चियो ने कभी अपना नाम बदला हो तो वह इन्हें बता सकता है, कहीं उसके पैसे इलीगल ढंग से कमाए हुए तो नहीं हैं। तभी वहाँ पर ये पर्सन आ जाता है तो तांगमो उसे वेंसूसी से इंट्रोड्यूस कराने लगता है और बोलता है कि यह एक बहुत बड़े कंपनी के मालिक मिस्टर गाओ हैं। बट मिस्टर गाओ चियो के सेट देखकर पूछता है कि ये कौन है, तो तभी चियो अपने पावर्स को यूज़ कर लेता है। तो मिस्टर गाओ बोलने लगता है, चियो ओ माय गॉड, आई कांट बिलीव, मुझे पता ही नहीं था कि हम ऐसे भी मिलेंगे, हमें कॉन्फ्रेंस में मिले हुए कितना टाइम हो गया है। तो तांगमो उनसे पूछता है कि क्या वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो मिस्टर गाओ बोलता है कि वो दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं, बल्कि उनका रिलेशन बहुत अच्छा है। फिर वह थोड़ी देर तक का चियो से बातें करता है और फिर वह तांगमो को बोलता है कि वह चियो का बहुत अच्छे से ख्याल रखे, क्योंकि चियो उसके लिए बहुत ही स्पेशल है। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। आगे डोला की बॉस उसे डांट रही होती है कि वह वेंसूसी के प्रीमियर में ना जाए, क्योंकि वेंसूसी का करियर तो वैसे भी डूब रहा है, वह भी वहां पर जाके अपने करियर को रिस्क में ना डाले। बट डोला अपने फ्रेंड के प्रीमियर में जाना चाह रही होती है। तभी वहां पर यह पर्सन आ जाता है, इसका नाम डोंकाई है, बट हमारे लिए तो यह डोंकी ही होगा। यह अपनी बॉस को बहुत चापलूसी करता है, उसे मक्खन लगाता है कि वह हमेशा सही बोलती है और डोला को उसकी फ्रेंड के प्रीमियर में जाने दे। इससे पब्लिक पर डोला का बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा कि वह अपने फ्रेंड के मुश्किल टाइम पे भी उसका साथ दे रही है। उसके बाद डोंकाई उसे सुमेंग के प्रीमियर में भी लेकर जाएगा। इस तरह वो लोग दोनों के साइड होंगे, किसी एक के साइड नहीं होंगे। जब तांगमो वेंसूसी को उसकी मूवी की प्रीमियर के लेकर जा रहा होता है तो बीच में ही उसकी कार रुक जाती है, क्योंकि ये सब कारनामा तो वो दो जूनियर गॉड्स ने चियो के लिए किया था। फिर तभी वहाँ पर चियो अपनी गाड़ी से आता है। फिर वह जाकर वेंसूसी को उसकी गाड़ी से निकाल कर अपनी गाड़ी में लाकर बैठा देता है और बोलता है कि अगर वह अभी उसके साथ नहीं जाएगी तो वह अपनी मूवी की प्रीमियर के लिए लेट हो जाएगी। तो तांगमो भी उसे बोलता है कि वह अभी के लिए चियो के साथ चले जाए, वह बाद में उसे प्रीमियर पर ही मिलेगा। फिर चियो उसे वहाँ से लेकर चले जाता है। इधर सुमिंग की मूवी की प्रीमियर में बहुत ज़्यादा भीड़ होते हैं। आगे प्रीमियर वाले जगह पर पहुँचने के बाद चियो ज़बरदस्ती वेंसूसी को व्हील चेयर पर बैठाता है। वेंसूसी बोल रही होती है कि उसका पैर पूरी तरह से ठीक हो गया है, बट चियो नहीं मान रहा होता है। फिर जैसे ही वो लोग प्रीमियर वाले रूम में पहुँचते हैं, वेंसूसी तो सरप्राइज रह जाती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ आए होते हैं। वेंसूसी तो एक्सपेक्ट ही नहीं की थी। फिर योयो वेंसूसी को बताती है कि कल दोपहर तक उनकी मूवी के टिकट्स बिल्कुल भी नहीं बिके थे, बट आफ्टरनून के बाद कोई 30 मिलियन युआन के टिकट्स खरीद लिया। तो चियो उसे बताता है कि उसने अंकल लू से कह के चैरिटी के लिए कुछ टिकट्स खरीदवाए और उसे स्कूल्स वगैरह में बंटवा दिए। बट वेंसूसी बोल रही होती है कि 30 मिलियन युआन के टिकट्स ये तो बहुत ज़्यादा हो गए। तभी वहाँ पर डोला और डोंकाई आ जाते हैं। वो लोग भी इतने सारे भीड़ को देखकर सरप्राइज रह जाते हैं। फिर चियो सभी के सामने अनाउंस करता है कि वह एक एक्टर है, उसने अभी अभी वेंसूसी की कंपनी को ज्वाइन किया। यह सुनते ही सभी शॉक में रह जाते हैं और वेंसूसी भी सोचने लगती है कि उसने तो अभी तक कंपनी स्टार्ट ही नहीं किया और चियो ने उसके कंपनी को कब ज्वाइन कर लिया। फिर चियो सभी को बोलता है कि जल्दी ही वेंसूसी की नई मूवी आने वाली है, उसे होप है कि सारे लोग उसकी मूवी को पसंद करेंगे। बाहर आने के बाद वेंसूसी चियो से बोलती है कि उसने ये सब कुछ वेंसूसी के घर वापस जाने और उसकी इंडस्ट्री में कम बैक करने के लिए ही किया है क्या। तो चियो से बोलता है कि उसने ये सब खुद को एक्टर बनाने के लिए किया है। तभी वहाँ पर तांगमो आ जाता है और वेंसूसी को लेकर जाने लगता है। तब वेंसूसी उससे पूछती है कि वेंसूसी ने अपनी नई कंपनी स्टार्ट करके अच्छा किया है ना, बट तांगमो उससे रूडली बोल देता है कि उसने तो ये सब कुछ डिसाइड कर लिया है, अब तांगमो से पूछने का क्या मतलब है। ये तीनों बातें करने लगते हैं कि इन्हें क्यूरेटर पर डाउट है, क्योंकि यूनिवर्स में सभी की एनर्जी कांस्टेंट होती है, बट उसने कहा था कि वेंसूसी की एनर्जी लॉस हो गई है और चियो उसे फोर्सफुली फिक्स ना करे, और इन्हें समझ नहीं आता है कि क्यूरेटर एग्जैक्टली चाहता क्या है। फिर ये तीनों बातें करते हैं कि अगर स्टार गैलेक्सी मैप मिल जाएगा तो क्यूरेटर क्या चाहता है ये पता चल जाएगा इनको, बट स्टार गैलेक्सी मैप कहाँ मिलेगा इन्हें समझ नहीं आ रहा होता है। तो फैंग चियो को एक पर्सन का नाम बताता है और उससे जाकर मिलने के लिए बोलता है। ये स्टोरी का नया कैरेक्टर यू वो, और ये जब चियो जाकर इससे मिलता है और इससे बोलता है कि उसे एक ह्यूमन बीइंग की स्टार मैप चाहिए, क्या वह उसे दे सकता है। तो वह पर्सन बोलता है कि उसके पास स्टार मैप है, बट चियो उसे अफोर्ड नहीं कर सकता
सकता, क्योंकि वह दुनिया के सारे पैसे से भी नहीं खरीद सकती। उसे केवल एक ह्यूमन बीइंग के टाइम से ही एक्सचेंज किया जा सकता है, जो कि चियू से नहीं दे सकता। वेनसूसी अपने रूम पर चियू के बारे में ही सोच रही होती है, तभी वहाँ पर तांगमो आ जाता है। वह बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। फिर वह जाकर वेनसूसी से बोलता है कि क्या वह सच में अपने घर पर वापस जाना चाहती है। तो वेनसूसी बोलती है कि वह भी इस मैटर पर बात नहीं करना चाहती। वह उससे बोलता है कि भले ही वेनसूसी कहीं पर भी रहे, बट तांगमो उसकी हर प्रॉब्लम में उसके साथ में है। बट वेनसूसी कुछ ऐसा रिएक्शन देती है, तो फिर तांगमो उससे बोलता है कि उसने वेनसूसी के लिए वो हर चीज़ करके देख ली जो वह कर सकता था, बट फिर भी वेनसूसी के हार्ट में वह जगह नहीं बना पाया। तो वेनसूसी उसे बता दे कि वो ऐसा क्या करे जिससे वेनसूसी को उससे प्यार हो जाए। बट वेनसूसी उससे बोलती है कि उसे एग्जैक्टली नहीं पता है कि उन दोनों का रिलेशन क्या है। वह तांगमो को एक बहुत अच्छा मेंटर और एक बहुत अच्छा फ्रेंड मानती है। बेचारा बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और वेनसूसी को गुड नाइट बोलकर वहाँ से चले जाता है। इधर चियू भी वेनसूसी के घर पर होता है और वेनसूसी को याद कर करके सैड होता है। और इधर लिहानसू भी अपने ट्रेनिंग सेंटर पर ही रहता है और वह भी वेनसूसी को याद कर रहा होता है। फिर वेनसूसी लिहानसू को मैसेज करके बोलती है कि कल वह अपने घर पर शिफ्ट हो रही है, तो लिहानसू भी ट्रेनिंग सेंटर पर ना रहे। वेनसूसी चियू से मिलती है अपने कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट करवाने के को कुछ कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स देते हुए बोलती है कि वो उसे अच्छे से पढ़ ले और वह 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है। बट चियू बोलता है कि 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट करना ज़रूरी है क्या। तो वेनसूसी बोलती है कि उसकी कंपनी का रूल है, वो 10 ईयर से कम का कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी। तो चियू सोचने लगता है कि अगर उसका बस चले तो वो 10 ईयर क्या 1000 ईयर क्या 10,000 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट वेनसूसी के साथ कर लेगा, बट वह ऐसा कर नहीं सकता। उसे नहीं पता कि वो कब डिसअपीयर हो जाएगा। फिर वेनसूसी उससे बोलने लगती है, उसे लगता है कि वेनसूसी की हेल्प तो डेस्टिनी कर रही है, सारी चीज़ें अपने आप होते जा रही हैं। और वह चियू से पूछती है कि क्या वह डेस्टिनी पर बिलीव करता है। बट चियू तो हमारा डेस्टिनी मास्टर है, वो एकदम से स्माइल कर देता है। आगे तांगमो का एक एम्प्लॉय जाकर उसे बता देता है कि उसने चिननिंग के नंबर के लोकेशन के बारे में पूछा था, बट जब तांगमो को चिननिंग के नंबर से कॉल आया था तो वह लोकेशन हॉस्पिटल का ही था और उसी टाइम का था जब वह वहाँ पर चियू से मिल रहा था। फिर आगे इधर वेनसूसी अपने घर पर रहने के लिए आ जाती है और तांगमो भी उसे अपने साथ लेकर आया होता है। और तभी वहाँ पर लिहानसू भी आ जाता है, जिसे देखकर तांगमो पूछता है कि लिहानसू फिर से वेनसूसी के घर पर रहने क्यों आ रहा है। बट वेनसूसी बोलती है कि उसी ने लिहानसू को बुलाया है। तभी वहाँ पर चियू भी आ जाता है, जिसे देखकर तांगमो सोचने लगता है कि ये यहाँ पर क्यों आया है और फिर आगे कौन कहाँ पर रहेगा और स्टोरी में आगे क्या होगा जानने के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखें।